चलो देखो, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इसके पहले जो ब्रांच अकाउंट किए थे उसके जैसा ही है ये। अब ये ब्रांच और डिपार्टमेंट, क्या फर्क होता है? डिपार्टमेंट मतलब क्या? हाँ, ब्रांच हमने पढ़े थे कि हम बिजनेस को एक्सपांड करते हैं तो ब्रांच खोलते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट क्या होता है फिर ये? देखो, ब्रांच जो है वो अलग लोकेशन पे खोली जाती है। डिपार्टमेंट मतलब अंडर द वन रूफ, सेम रूफ, ठीक है। तो हमने कोई एक्टिविटी है हमारी, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, तो उसको हम नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट। अब जैसे बिजनेस एक्सपांड कर रहा है तो आप अपनी एक्टिविटीज को डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से बांट सकते हो। आपने पढ़ा डिवीजन ऑफ लेबर। तो जैसे सीए फर्म का एग्जांपल लेते हैं। कोई सीए फर्म में अकेला सीए है, प्रोप्राइटरशिप है, तो सारा काम वो खुद ही कर रहा है, ऑडिट भी खुद ही, इनकम टैक्स भी खुद ही, मतलब सारा काम। एम्प्लॉयज हैं, बट छोटी सी ऑफिस है, सब वही काम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे वर्क ग्रो करते गया, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, बहुत सारा हो गया, तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट बना सकते हैं कि भाई ये आदमी इसी डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो वो किस बेसिस पे डिपार्टमेंट बांट सकते हैं? डिपार्टमेंट में तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा पार्टीशन डाल दो उसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, भले एक ऑफिस रहे, ठीक है। बेस्ड ऑन द वर्क, अब जैसे इनकम टैक्स, तो उसका एक डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ऑडिट के लिए अलग हो गया, ठीक है, इंटरनल ऑडिट अलग, एक्सटर्नल अलग। हाँ, ऐसे ही अगर किसी और सिटी में खोल रहे हैं तो वो ब्रांच हो जाएगी फिर, ठीक है। और अंडर वन रूफ है तो यहाँ कोई बिजनेस का देख सकते हो, जैसे सपोज लकी स्टोर है, हाँ, तो वहां पे कैसा है कि अगर आपको मेंस के लिए चाहिए तो थर्ड फ्लोर पे जाओ, किड्स के लिए चाहिए तो सेकंड फ्लोर पे जाओ, हाँ, गर्ल्स के लिए चाहिए तो उसमें फिर अलग अलग है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट बने हुए अलग अलग। तो इसमें क्या फर्क है? तो एक ही बिजनेस एक ही है, बट इसका मकसद क्या है? ये डिपार्टमेंटल अकाउंट का मकसद ये है कि हमको प्रॉफिट जानना है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट सेपरेटली, कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना पैसा कमा के दे रहा है। क्यों जानना है? क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि भाई अगर कोई डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसको बंद कर सकते हैं। पता तो चले किस डिपार्टमेंट से कितनी कमाई हो रही है, पता चला वो डिपार्टमेंट में खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, या जिस डिपार्टमेंट से प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम उसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से अच्छा प्रॉफिट हो। और जहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी कम है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, खर्चे कम कर देंगे, तो रिसोर्सेज का अलोकेशन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो भी देखिए दो रहते हैं, डिपेंडेंट और, अब यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मीनिंग अलग है। ब्रांच में क्या था कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं तो इंडिपेंडेंट, नहीं करते तो डिपेंडेंट। यहाँ मतलब क्या, डिपेंडेंट मतलब ऐसा डिपार्टमेंट, देखो क्या लिखा है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, मतलब एक डिपार्टमेंट अगर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, मतलब खुद ही माल खरीद रहा है, खुद ही बेच रहा है, बाकियों से कोई मतलब नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब बाकी डिपार्टमेंट वाले गुड्स बनाते हैं, इसको बेचते हैं, फिर ये बेचता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल बनता है, दूसरे के पास आता है, वो उसको फिनिश में कन्वर्ट करके बेचता है, ठीक है। मतलब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपने गुड्स बेच रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट। और ये लोग खुद ही खरीदते हैं, खुद ही बेचते हैं, आपसी परचेज सेल नहीं है, तो इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, जैसे प्रॉफिट निकालना है हमको, तो किस डिपार्टमेंट के लिए हमने कितना गुड्स खरीदे, सबका अलग अलग बनाओ भाई, इसका परचेज अलग, इसका परचेज अलग, इसका परचेज अलग, सबकी सेल अलग, सबके एक्सपेंसेस अलग। दैट मीन्स हमको बहुत सारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अगर हमारे 4 डिपार्टमेंट है तो चारों का जीपी हमको अलग से जानना है, चारों का एनपी अलग जानना है, ठीक है।
तो चारों का जीपी जानना है तो चारों की परचेज इकट्ठी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं, चारों की सेल अलग रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। दैट मीन्स आपको ये सारे एक्सपेंसेस इनकम अलग अलग रिकॉर्ड करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट के हिसाब से। बट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब जैसे डायरेक्टर है, उसको हम फीस दे रहे हैं, तो डायरेक्टर तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, वो काम चारों डिपार्टमेंट में कर रहा है। या सपोज लाइट का एक ही मीटर है, बिल आता है साथ में, तो आप उसको कैसे बांटोगे? तो हमको वो कॉमन एक्सपेंस है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? अलोकेट करना पड़ेगा कि तूने इतनी लाइट जलाया तेरा बिल इतना, तूने इतनी जलाया, तो किस बेसिस पे बांटेंगे? देखना पड़ेगा कि भाई किसने कितने यूनिट्स कंज्यूम किया, या किसके पास कितने अप्लायंसेस हैं, मतलब कितनी ज्यादा लाइट वहां यूज हो रही है, तो उससे ही पता चलेगा। ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉइज हैं, हमने कुल मिला के इतनी सैलरी दी है, किस डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी, तो कैसे पता चलेगा? तो देखेंगे कितने एम्प्लॉइज किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से रेशियो बांट देंगे। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन। If a business consists of several independent activities or is divided into several departments carrying on separate function, मतलब हर डिपार्टमेंट का अपना काम है, अलग काम है, ऐसा नहीं कि काम एक ही कर रहे हैं और उसमें डिपार्टमेंट बना दिए। एक जैसा काम नहीं होना चाहिए ना, सबका काम अलग अलग होना चाहिए। And its management is usually interested in finding out the working result, मतलब प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, मतलब हम हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अलग से जानना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, इससे हमको उस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा, कितनी इनकम, कितना प्रॉफिट, ये सब पता चल जाएगा। वेस्टेज हो रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। कहाँ कोई डिपार्टमेंट के प्रॉफिट अच्छे नहीं है, इनएफिशिएंटली काम हो रहा है वहां पे, तो प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे सबको डांटेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। किसको टाइट करेंगे? जिस डिपार्टमेंट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब इससे क्या एडवांटेज है? परफॉर्मेंस पता चलेगा। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की ग्रोथ पोटेंशियल पता चलेगी। जस्टिफिकेशन फॉर कैपिटल आउटले, पता चला हमने एक डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चा किए, दुनिया भर की कैपिटल लगा दी उनको, बट उतना रिटर्न जनरेट ही नहीं कर पा रहे, तो और कोई दूसरा डिपार्टमेंट वहां कैपिटल कम है बट प्रॉफिट ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। एफिशिएंसी पता चलेगी, स्टॉक कितना है इनके पास, उस हिसाब से सेल है कि नहीं। जैसे आप एफएम में रेशियोज पढ़ते हो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, पता चला स्टॉक बहुत है टर्नओवर कम है, तो रेशियो कैसा है उनका। किसी डिपार्टमेंट में उधारी बहुत ज्यादा हो गई है, वो पता चलेगा। क्रेडिट सेल कितनी है, मतलब इंडिविजुअली सबके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखो इसमें अकाउंट्स कैसे बनाने, तो एक ही बुक में बनाओ या सेपरेट बनाओ, इसको डायरेक्टली हम प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं। यहाँ मेन दिक्कत पता है क्या है? कॉमन एक्सपेंसेस। ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हम एक ही अकाउंट में डेबिट मार रहे हैं। ठीक है, देखो अगर हमने डिपार्टमेंट ए के लिए परचेज किया तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे किसका? डिपार्टमेंट ए का। हमारे 3 डिपार्टमेंट है ए बी सी, तो हम तीनों का परचेज अकाउंट अलग बनाएंगे, तीनों की सेल अलग बनाएंगे। ठीक है, बट कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो एक ही अकाउंट में डेबिट होंगे। लेट्स से सैलरी, तो सैलरी हमने तीनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को सैलरी जब दी तो हमने सैलरी ऑफ ए, सैलरी ऑफ बी, सैलरी ऑफ सी ऐसे डेबिट नहीं मारा, हमने क्या मारा? सैलरी अकाउंट डेबिट। सबकी सैलरी एक ही अकाउंट में डाल दी। कौन से अकाउंट में? सैलरी। प्रॉब्लम क्या आएगी बोलो? तुमको तीनों का अलग अलग प्रॉफिट जानना है। ऐसा मानो आपके 3 बिजनेसेस हैं, तीनों का प्रॉफिट अलग अलग जानना है। एक कॉमन एक्सपेंस आ गया, आप उसको कैसे बांटें? तो किस हिसाब से बांटेंगे? आपके हिसाब से बताओ क्या सही रहेगा अलोकेशन का? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, या फिर अगर आपने ये रिकॉर्ड किया कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में कितना काम कर रहा है, उसके हिसाब से बांट दो।
भाई 8 घंटे काम करता है, 2 घंटे इधर 2 घंटे इधर 4 घंटे उधर, तो जहां ज्यादा काम किया वहां पे ज्यादा चार्ज करो, ठीक है। तो अब देखो दो तरह के एक्सपेंसेस, एक इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एक्सपेंस, ये क्या होता है, पता है कि भैया ये डिपार्टमेंट एक है तो बस इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है ना, ये तेरा है, तेरे P&L में जाएगा, ये तेरा एक्सपेंस है तेरे P&L में जाएगा। कॉमन एक्सपेंस, इसका क्या करना पड़ेगा, जितना तुमने बेनिफिट लिए उसके हिसाब से ये खर्चा शेयर होगा। सपोज प्रॉपर्टी रेंट पे लिए, 3 डिपार्टमेंट है, तो रेंट किसको चार्ज करेंगे, जिसने ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया उससे ज्यादा रेंट लेंगे, ठीक है। मतलब रेंट लेंगे मतलब ऐसा नहीं हमारा ही डिपार्टमेंट है वो, लेंगे मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तेरे कारण इतना रेंट लग गया तो तूने कितना कमा के दिया कि नहीं, तो उसका परफॉर्मेंस निकालने के लिए उसके P&L में रेंट कितना डेबिट मारेंगे उसके एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस दिए और उसको अलोकेट कैसे करना है उसका बेस दिया हुआ है, पढ़ो। पहला रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस मतलब होता है म्युनिसिपल टैक्सेस, तो वो भी एरिया के हिसाब से लगती है, ठीक है। तो ये किस हिसाब से लगेंगी, फ्लोर एरिया, भाई आपने कितनी एरिया क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है। अपने को जब कैसे नापना नहीं है टेप पे, भैया निकालो तेरी इतनी है 10 फीट तेरी 12 फीट। आगे देखो बिल्डिंग से रिलेटेड कोई खर्चा है तो मतलब बिल्डिंग को रिपेयर करना तो वो भी एरिया के हिसाब से ही बैठेगा। हाँ, लाइटिंग, जैसे क्लीनिंग और बिल्डिंग है तो तुम्हारी एरिया ज्यादा तो तुम्हारा क्लीनिंग भी ज्यादा, उधर एरिया कम तो उधर क्लीनिंग भी कम। लाइटिंग, हीटिंग, ये तो देखना पड़ेगा तुम्हारा कंजम्पशन कितना है, यहाँ अप्लायंसेस ज्यादा है तो मतलब ये सब ज्यादा है, इलेक्ट्रिक तो उधर कम है, तो ये नेचुरल है, ये डिपार्टमेंट का खर्चा ज्यादा होगा। तो इसमें हम कैसे बांटेंगे, तो यहाँ पे हमको यूनिट्स बता देगा और कुछ नहीं दिया तो भैया इक्वली बांट दो, क्या करें कुछ पता ही नहीं है। आगे सेलिंग एक्सपेंस, सेल्स मैन रखे अपन ने तो क्या माना जाएगा कि जिसके यहाँ ज्यादा सेल हो रही है वहां सेलिंग का खर्चा ज्यादा है, ठीक है। जैसे सेल्स में कौन से खर्चे होते हैं, डिस्काउंट, तुमने ज्यादा सेल किया तो तुमने ज्यादा डिस्काउंट दिए, तुमने ज्यादा उधारी बांटी तो तुम्हारा ज्यादा बैड डेप्ट हुआ, मतलब तुमने ज्यादा सेल किया तो ज्यादा बैड डेप्ट, ज्यादा सेल किया तो ज्यादा कमीशन बांटे, ज्यादा सेल किया तो फ्रेट आउटवर्ड लगा। फ्रेट आउटवर्ड कब लगता है, घर पहुंचा के दो, तो घर कब पहुंचा के दोगे, जब बेचोगे, तो जो ज्यादा बेचेगा वो ज्यादा घर पहुंचाएगा, मतलब फ्रेट का खर्चा उसका ज्यादा होगा। आगे ट्रैवलिंग, सेल्स मैनेजर, तुम्हारा सेल्स मैनेजर बाहर जाता है घूमने तो जिसका ज्यादा गया होगा उसकी ज्यादा सेल हुई होगी तो वो खर्चा ज्यादा बियर करेगा, ठीक है। तो हमको एक खर्चा दिया उसको हमको अलग अलग में बांटना है, तो डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हैं तो वो इक्वली बढ़ जाएगा, बट हम प्रॉपर एक रेशियो में बांटेंगे एंड वो रेशियो डिपेंड करेगा कि एक्सपेंस कौन सा है। अब ये सेलिंग एक्सपेंस है तो सेल के हिसाब से बांटेंगे, तेरी 3 लाख सेल हुई, तेरी 2 लाख, तेरी 1 लाख, तो 3, 2, 1, ठीक है। आगे कैरेज इनवर्ट, बोलो कैरेज, भाड़ा लगा, ट्रांसपोर्ट वाला बिल लेके जाता है हम दे देते हैं और हम अकाउंट डेबिट कौन सा मारते हैं, कैरेज। अब साल खत्म हो गया, साल भर में देखिए भैया आप 50,000 का फ्रेट लगा है, तेरा कितना तेरा कितना तेरा कितना, तो जिसने ज्यादा माल परचेज किया होगा उसका फ्रेट ज्यादा होगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ये चीज परफेक्टली अप्लाई नहीं होगी, क्यों, हो सकता है माल महंगा है बट वॉल्यूम कम है, मतलब स्पेस कम घेरता है तो फ्रेट वाला पैसे भी कम लेगा। दूसरा वाले का है सस्ता बट जगह ज्यादा घेरता है तो वो ट्रांसपोर्ट वाला ज्यादा पैसे लेगा, ठीक है। बट वो अब नहीं देखता अपने को, अपन देखेंगे वैल्यू के हिसाब से। आगे अच्छा ये प्रॉब्लम भी तुम्हारी सॉर्ट आउट हो जाती, कैसे, ठीक है, जिसका फ्रेट लगा है सीधा उसके अकाउंट में डेबिट मारो ना, तुम फ्रेट के 3 अकाउंट बना लो, फ्रेट ऑफ ए, फ्रेट ऑफ बी, फ्रेट ऑफ सी, बनाओ। तो अभी तो तकलीफ जा ही रही ना, तुमको क्या करना है बनाना, मतलब उनको थोड़ी देर पेन उठा के बनाना है, सब कंप्यूटर में रहता है। अरे मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ भाई, आगे प्रैक्टिकली काम करना है ना, अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो कॉमन ही रहेगा।
अभी तो कॉमन रहेगा, बट प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता ना कि तुम कल को कहे अरे बताओ हमको तो आता है अलोकेशन कैसे करेंगे, वो बोलेंगे भैया हम करते ही नहीं है, हम जिसका खर्चा है उसमें ही डेबिट मारते हैं, हम काय को अलोकेट करें बैठ के। 3 फ्रेड के अकाउंट बना लेंगे हम लोग, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अभी अगर 3 के बना लेंगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा ना, तो सॉल्व क्या करोगे फिर आगे। वेजेस बोलो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या टाइम डेवोटेड टू इस डिपार्टमेंट। एक ही आदमी 3 जगह काम कर रहा है तो कितना, तो लिखना पड़ेगा एक एक का, भैया इधर आ गया था मैं तो, अच्छा ठीक है लिखो। तो ये मान लिख लो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं देगा आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे सकता है, ऑप्शन में लिख लो ऑब्लिक लगाओगे। डेप्रीशिएशन बोलो, सारी एसेट का एक साथ डेप्री लगा दिए तो भैया प्रोजेक्टर तो यहाँ पे है उधर तो है नहीं, ठीक है, तो एसी तो यहाँ पे उधर तो है नहीं, तो जहां ज्यादा एसेट वहां का ज्यादा डेप्रीशिएशन, जहां एसेट ही नहीं है वहां डेप्रीशिएशन कम लगेगा, जहां कम है होगी तो सही ना। तो वैल्यू ऑफ, तुमने डेप्री लगा दियो, मैं बोला 50,000 का डेप्री है, बोलो भाई ए का कितना, तो हम ए की एसेट देखेंगे, यहाँ इतनी एसेट है, यहाँ इतनी एसेट है, यहाँ इतनी एसेट है, एसेट का रेशियो बना लो और एसेट के रेशियो में डेप्री को बांट दो, ठीक है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सब में इक्वली बांट दो, टाइम के हिसाब से 12 महीने का बना रहे अपन, क्योंकि ये तो सब में लगते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब भाई बिजनेस को चलाने के रूटीन खर्चे, तो अब उसमें कैसे बांटोगे, उसमें कुछ है नहीं ऐसा, तो इक्वली बांट दो। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डिपार्टमेंट है अलग अलग, और एक ऑफिस है वहां पे ऑफिशियल वर्क हो रहा है, अब प्रिंटिंग का है तो कितना देखते बैठोगे, ऑडिट फीस है सीए ने लिया तो, ठीक है। लेबर को उसका पीएफ वीएफ काटे, ये सब पढ़ते हो ना तुम टैक्स में, पीएफ ईएसआई, तो ये सब खर्चा है, तो कैसे बटेगा ये, नंबर ऑफ लेबर के हिसाब से। ये तकलीफ क्यों आ रही है, क्योंकि हमने एक ही अकाउंट में डेबिट मार दिए, अब हमको अलोकेट करना है कि तेरे इस डिपार्टमेंट का इतना, इसका इतना, और ऐसा करना क्यों है, क्योंकि सबका प्रॉफिट अलग अलग जानना है। अगर सबका प्रॉफिट अलग अलग नहीं जानना तो क्या करेंगे, सीधा उठा के P&L में डाल दो, एक ही प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और सबका अलग अलग जानना है तो फिर बांटना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो नहीं बांट सकते, वो कॉमन होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, कॉमन P&L में। कॉमन P&L मतलब जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होगा। तो अगर हमारे 3 डिपार्टमेंट, तो हमारे 3 ट्रेडिंग बनेंगे, 3 P&L बनेंगे, और एक P&L बनेगा कौन सा, कॉमन, ठीक है। ये समझा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ट्रांसफर नहीं होता भैया, हम अपना लाते अपना बेचते, और डिपेंडेंट मतलब हम एक दूसरे का तब ट्रांसफर कराते हैं फिर बेचते हैं फिर प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो इसमें फिर वो लोडिंग का आएगा, ठीक है। चलो अब इसको इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, मतलब ये हम पढ़ रहे हैं डिपेंडेंट वाले, ठीक है। इसमें क्या होता है पढ़ो, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर मतलब एक डिपार्टमेंट गुड्स बेच रहा है या भेज रहा है किसको, क्यों भेज रहा है, ताकि दूसरा वाला कस्टमर को बेच सके, ठीक है। तो पहले डिपार्टमेंट का काम क्या है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश बनाना, फिर फिनिश वाला किसको भेजना, दूसरे वाले को, फिर दूसरा वाला क्या करेगा, बेचेगा किसको, कस्टमर, ठीक है। आगे पढ़ लो इसको क्या लिखा है। When goods or services are provided by one department to another, their cost should be separately recorded and charged to the, मतलब बताओ कि ये एक्सपेंस किसका होगा, जो रिसीव कर रहा है उसका एक्सपेंस, और जो दे रहा है उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम। भाई जैसे ब्रांच में पढ़े थे, एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को बेची, तो जिस ब्रांच ने बेची उसके लिए इनकम, दूसरे के लिए एक्सपेंस, वो खरीद रहा है ये बेच रहा है, ठीक है।
तो इसको अलग से दिखाना पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी जो ट्रांसफर हो रहा है ये किस प्राइस पे हो सकता है? कॉस्ट पे हो सकता है। कॉस्ट पे मतलब भैया हमको जितने में पड़ता है हमने आपको उतने में ही दिए, प्रॉफिट नहीं कमाए। दूसरा ऑप्शन क्या है? मार्केट प्राइस पे दे दिया, मतलब सेलिंग प्राइस पे, मतलब हमने आपको उस रेट पे दिए जिस रेट पे आपको बेचना है, ठीक है। या फिर एग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दिया, मतलब हमको अगर वो चीज 100 रुपए में पड़ रही है तो हम आपको 120 में देंगे, फिर आप कस्टमर को जाके 200 में बेचो, हमको क्या, हमने तो 20 कमा लिया आपसे, ठीक है। तो 3 प्राइस पे बेच सकते हैं, या तो कॉस्ट पे, या तो सेलिंग प्राइस पे, या तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करके। मतलब 2 और 3 में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट ज्यादा प्राइस में बेचेंगे। बट तुम अपने ही भाई से कमा रहे हो ना, मतलब तुम किसी बाहर वाले से थोड़ी कमा रहे हो, तो तुम दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स भेज रहे हो ऑन प्रॉफिट, तो अगर उसका माल बच गया तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तुम्हारा हो गया बट किसका नहीं हुआ? उसका तो हुआ ही नहीं है और उसका तो हुआ ही नहीं। हम तुम्हारा प्रॉफिट निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं तूने सही किया, तूने बेचा ना, तूने कमा लिया, ठीक है। दूसरे के पास बच गया तो उसकी तो कमाई हुई नहीं। बट जब हम तुम तीनों का मिला के कॉमन P&L बनाएंगे तब हम क्या बोलेंगे कि इनकम हमारी कम हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ने दूसरे को बेचा बट दूसरे ने बाहर वाले को नहीं बेचे, तो नहीं बेचा तो जो पहले वाले की इनकम दिख रही है वो ज्यादा दिख रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? कम करेंगे। बट डायरेक्टली उसकी इनकम को कम मत करना, ठीक है। तीनों की इनकम, तीनों डिपार्टमेंट की इनकम जो जीपी आएगा या एनपी आएगा वो कहाँ जाएगा? कॉमन P&L, तो डायरेक्ट वहां पे डेबिट मार सकते हैं, ठीक है। मतलब कंसेप्ट वही रहेगा, इनकम को क्या करना, अपने को कम करना। तो यहाँ तो इंडिविजुअल भी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर टोटल में से भी कम कर सकते हैं। देखो वही टॉपिक आ गया, एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को प्रॉफिट कमा के बेचा है और दूसरे वाले ने वो गुड्स कस्टमर को नहीं बेचा है, बच गया उसके पास, तो करना पड़ेगा, हाँ। उसको हम क्या बोलते हैं? लोडिंग हटाना। तो उसके लिए क्या बनाते हैं? रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। तो सेम कंसेप्ट है, वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री देखो क्या लिखा है, P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। एंट्री का रीजन बोलो, लाइबिलिटी बढ़ी, डायरेक्टली स्टॉक को कम नहीं करेंगे ना, और इनकम कैसे बढ़ी? एक्सपेंस बढ़ा या इनकम कम हुई, ठीक है। अच्छा अगले साल जब वो बेच देगा तो इनकम हो जाएगी, तो लिखो L माइनस और I प्लस, ठीक है। तो ये 2 एंट्रीज करनी है। अच्छा स्टॉक रिजर्व लाइबिलिटी में देखेगा कि एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे? एसेट में से माइनस। तो देखो वहां नीचे क्या, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, स्टॉक दिखाना और लेस क्या करना, स्टॉक रिजर्व, ठीक है। और यही स्टॉक रिजर्व आपके अगले साल क्या हो जाएगी? इनकम, ठीक है। अब इसका ना एक क्वेश्चन करते हैं, ये मार्कअप वाला आगे आएगा, इसको बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 निकालो, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है ना, बहुत ही छोटा है, जबरदस्ती का इलस्ट्रेशन 1 डाल दिया उन्होंने, इलस्ट्रेशन नहीं है वो। ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं? कौन सा है? 1 है कि क्या है ना? हाँ। क्लोजिंग नहीं, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट P टू Q, मतलब P वाला किसको गुड्स भेजता है? Q वाले को, ठीक है। कितने में? 50% वो, मतलब 100 का माल सीधा 150, ठीक है। फिर बोल रहा है कि भाई Q के पास ना 27,000 का माल बच गया, तो भाई उसमें कितना रिजर्व होगा बोलो? नौ 9,000 कैसे आया? 100 का हमने 150 में दिए थे, तो डिवाइड बाय 150 इंटू 50, इंटू 50% क्यों नहीं किया?
अब 50% कॉस्ट पे था वो, सामने वाले के लिए, हमारे लिए कॉस्ट कितनी होगी 100, हमने 100 पे 50 कमा के उसको कितने में दिए 150 में, उसके लिए कॉस्ट क्या होगी 150, बट उसके लिए प्रॉफिट 50% नहीं होगा ना, 150 का 50% तो 75 आ जाएगा, 33.33 होगा, 1/3। ठीक है, तो रिजर्व कितना होगा 9000, आ गया आंसर, खत्म। हाँ, ये क्वेश्चन है बढ़िया। इलस्ट्रेशन 2 देखो, हाँ ये लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इलस्ट्रेशन 2, पहला वाला तो बस ऐसे ही था कि भाई परसेंटेज अगर आपको याद है कि नहीं, तो ऐसे ही चेक करने के लिए। अरे यार, तीन डिपार्टमेंट हमारे, और तीनों का परचेज, सेल, सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक सब दिया हुआ है। बोल रहा है कि भैया तीनों का ना ट्रेडिंग अकाउंट बना के प्रॉफिट निकाल के बताओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। अब मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? परचेस, ये जो आपको दिए हुए परचेस, परचेस के यूनिट्स दिए हुए, यूनिट्स मतलब क्वांटिटी, बट परचेस की अमाउंट मिसिंग है। ठीक है, सेल्स के यूनिट्स भी दिए और सेलिंग प्राइस भी दिया। अच्छा है, कैसे अच्छा है? इनटू कर देंगे, सेल पता चल जाएगी, तो सेल तो पता चल जाएगी, परचेस नहीं पता क्योंकि परचेस का प्राइस नहीं पता है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, अमाउंट नहीं है। मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे वैल्यू होता है? यस। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं? छुपा हुआ है, अच्छे से देखो। हमने खरीदे कितने थे? 6000, और बेचे कितने? यूनिट्स, यूनिट्स की बात हो रही है। अब ए का देखो, खरीदे हो 6000 और बेच दिए 6120, और बोल रहे कि 600 और पड़े, कैसे? लिखो वहां पे ओपनिंग स्टॉक, तीनों का लिख लो। ओपनिंग स्टॉक बोलो, पहले वाले का 720, दूसरे वाले का, दूसरे वाले ने 12000 लाया, 11520 बेच दिया, स्टिल उसके पास 960 बचे। तो बताओ कि क्या बताओगे कि उसके पास ओपनिंग में कितने पड़े थे? हाँ, 480। ठीक है, सही है। 480 उसके पास पड़े थे, समझा कैसे आया? अरे परचेज किया 12000, बेचा कितने, और स्टिल अभी क्लोजिंग में कितने पड़े? 960। माइनस करो, माइनस में आंसर आएगा आपका। 12000 माइनस 11520 माइनस 960, 480 पड़े थे। तीसरे वाले में कितने पड़े थे? 612, तीनों का ओपनिंग। बट दिक्कत है कि अभी हमको क्वांटिटी पता है, वैल्यू कहाँ पता है? वैल्यू नहीं पता ना। अच्छा ये बताओ, तीनों का परचेज कितना है? अमाउंट, तीनों का कंबाइन अमाउंट पता है 6 लाख। अच्छा ये बताओ, तीनों का परचेज पता है, क्या तीनों की सेल पता चल सकती है टोटल? बट फिर भी वो मिसमैच होगा, क्यों? क्योंकि हमने खरीदे अलग क्वांटिटी है, बेचे। क्या हम सेल को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू परचेज? मतलब सुनो, कैसे सुनो, हमने 1000 यूनिट खरीदे, ठीक है, और हमने 1000 यूनिट बेच दी, तो देयर इज नो ओपनिंग, देयर इज नो क्लोजिंग। प्रॉफिट निकालना आसान है, कैसे? सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, सीधा सीधा प्रॉफिट आ गया, क्योंकि इन्वेंट्री है ही नहीं। तो आपको ये बताओ कि परचेज की टोटल पता है क्या? पूरे की पता है? अरे टोटल परचेज पता है ना, 6 लाख। टोटल सेल उतने ही आइटम के जितने खरीदे गए हैं, निकाल सकते हैं क्या? कैसे? मतलब
40 रुपए में आइटम ए बेचे, कितना बेचे? तो हमने 6120 है। सपोज हमने 6000 बेचे होते तो सेल कितनी होती बोलो? मतलब हमने जितने खरीदे उतने ही बेचे। बोलो कितने बेचे? मतलब कितने यूनिट्स बेचे? 6000। फॉर द टाइम बिंग आप ऐसा मानो देयर इज नो ओपनिंग, देयर इज नो क्लोजिंग, ठीक है? तो बोलो सेल कितनी करेंगे? 6000 यूनिट की। बी की कितनी सेल करेंगे? 12000 यूनिट। करो 12000 इंटू 45। सी की कितनी सेल करेंगे? तीनों की सेल मिलाओ 15 लाख, ठीक है? तीनों की सेल मिला ली 15 लाख। और तुमने खरीदे कितने में थे? 6 का माल 15 में बेच रहे हो, कितना कमा रहे हो? 9 लाख। 9 लाख ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बट सर सबका ग्रॉस प्रॉफिट सेम थोड़ी हो सकता है। अब नीचे लाइन पढ़ो क्या लिखा है। Assuming that the profit on sale is uniform, इसको अंडरलाइन करो। बोलो 15 लाख में बेचे हो, 6 लाख में खरीदे हो, कितना कमाए? 9 लाख। 9 लाख का परसेंटेज निकालो। 9 लाख की कमाई 15 लाख की सेल पे 60% कमाते हैं। 60% लिखो, जीपी रेट आ गया 60%। 60% प्रॉफिट है हमारा। ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल्स है? जीपी 2 होता है ना, ऑन कॉस्ट ऑन सेल। तुमने 6/15 किए ऑन सेल, ठीक है? ऑन सेल आ गया, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब हमको क्या पता चल गया? प्रॉफिट पता चल गया, ठीक है? अब इससे क्या होगा? तो करेगा इससे, हाँ, परचेज प्राइस निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। कैसे? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक इक्वेशन लिखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? हाँ, सेलिंग प्राइस कैसे बनता है? और तुमको क्वेश्चन में इंडिविजुअली क्या दिया हुआ है और उसका प्रॉफिट पता चल गया। अगर मैं सेलिंग में से प्रॉफिट एलिमेंट हटा दूं तो क्या बचेगा? मैं ए वाला प्रोडक्ट कितने में बेचता हूं और कमाता कितने हो? 60%। 40 का 60% तो बढ़ता कितने में? 16 में, ठीक है भाई? 40 में बेच रहे हैं तो गल्ले में 40 आ रहे हैं और 60% कमा रहे हैं, तो 40 का 60% और पड़ा कितने में? 16 में आ गया। करो 16 इंटू 6000 आ गई परचेज तीनों की। दूसरे वाले का परचेज प्राइस क्या होगा? 45 में से 60% हटा दो, 18 रुपए। तीसरे वाले का 20 रुपए, ठीक है? 16, 18, 20। ये क्या पता चल गया आपको? परचेज प्राइस। अब सुनो, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट पता चल गई, इनटू करेंगे परचेज की अमाउंट आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक को भी कॉस्ट फ्री वैल्यू करते हैं, इनटू करेंगे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को भी कॉस्ट फ्री करते हैं, इनटू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म, ठीक है? अब देखो इस पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया कैसे। 3 नहीं बनाएंगे भैया, एक ही बनाएंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। देखो फॉर्मेट, डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों का ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग, जीपी आ गया, फिनिश। आगे का एनपी का कुछ बताया नहीं है। समझा? क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखो, यही है क्या? मतलब फिगर से है कि नहीं, क्या है? क्वेश्चन अलग है तो बोलो पेज नंबर क्या है? 10। इलस्ट्रेशन 3 ये है ओमेगा। देखो ओपनिंग स्टॉक तीनों का अलग अलग निकाल के दे दिया है, क्या बात है? परचेस अलग, डेटर्स, डेटर्स का क्या करें? डेटर तो असेट होती है, ठीक है, कुछ काम होगा इसका। आगे सेल्स तीनों की अलग दी है, क्लोजिंग स्टॉक तीनों का अलग है। फर्नीचर तीनों डिपार्टमेंट में कितना है? 20, 20, 10। रेशो बनाओ जरा इसका, 2 to 1। फ्लोर स्पेस, एक्स वाला डिपार्टमेंट जो है वो 3000 स्क्वायर फीट लेता है जगह,
y वाला 2500 गिर के बैठा है और z वाला, मतलब अगर बिल्डिंग का रेंट वसूलेंगे तो z से कम लेंगे, x से सबसे ज्यादा। एम्प्लॉइज यहाँ 25, वहां 20, यहाँ 15। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, ये 300 यूनिट है, 200 यूनिट है, 100 यूनिट। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है? कुछ एक्सपेंसेस होंगे नीचे दिए जो कॉमन होंगे, ठीक है, उसको हमको बांटना है। बोलो, लिखो, पेंसिल उठाओ। कैरेज इनवर्ट, देखो ओपनिंग परचेज सेल ये तो अलग अलग दिया है, ये तो हम छाप लेंगे। ठीक है। जो कॉमन एक्सपेंस है वो कैसे छापे, मतलब वो कैसे लिखे? पहला कैरेज इनवर्ट कैसे बांटोगे? लिखो परचेज के रेशो में। तीनों का परचेज दिया ऊपर, यस दिया हुआ है, रेशो बना देना इसका। कैरेज आउटवर्ड सेल्स के हिसाब से। सैलरीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए हुए हैं। एडवर्टीजमेंट, ज्यादा सेल ज्यादा एड, सेल्स। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स ज्यादा बांटोगे ज्यादा डिस्काउंट दोगे। डिस्काउंट रिसीव, ज्यादा खरीदोगे ज्यादा मिलेगा। रेंट, एरिया। डेप्री 221, फर्नीचर कितना है बता दिया था। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स दिए हुए थे, यूनिट्स लिखो। लेबर वेलफेयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया ना। तो ये सारे खर्चे हम बांट देंगे। अब नीचे पढ़ो, आरडीडी का परसेंटेज दिया 5%। तो आरडीडी के लिए क्या लगता है हमको? डेटर्स, तीनों के डेटर अलग अलग दे दिया था, तो तीनों का आरडीडी 5-5-5 निकाल लेंगे। ठीक है। जिसके ज्यादा डेटर उसके ज्यादा आरडीडी, तो तीनों का ट्रेडिंग अलग बनेगा, तीनों का पेंडल अलग। तो ये तुम भी आड़ा बना लेना। ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 इजी है बहुत। क्या है अभी कुछ लगा क्या? ऐसे खाली खाली जाओगे तो मतलब अच्छा ऐसे लगेगा कि आज पढ़े ही नहीं है। तो आगे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया है, वेजेस दिया है, कैरेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। इसमें लोडिंग करना है, तो ये वाला तो नहीं दे रहा हूँ कि कल करेंगे अपन, ये कल करेंगे। सिमिलर वाले क्वेश्चन देता हूँ। सिमिलर मतलब सेम टू सेम। सेम टू सेम कौन से हैं देखो। इलस्ट्रेशन 6 अलग है, 7 अलग है, साथ ही है ना इसमें। प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल में सेम टू सेम क्वेश्चन जो भी देखेंगे करके आ जाना। सेम टू सेम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे जो आज किए हमने। ठीक है। आज कौन सा किया हमने क्वेश्चन? 2 किए, 2। पहला तो मजाक था ना। आज कौन से किए हमने? पहला तो किया ही नहीं, दूसरा और तीसरा। ठीक है। तो और कौन से क्वेश्चन बचे? टोटल 6 क्वेश्चन है, 2 हो गए, कितने बचे? 4। तब चौथा, 5वां, 6वां, 7। नहीं कल ही खत्म।